IDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रिंग थ्योरी में हमने BSc फाइनल ईयर की जो हमारी क्लास थी उसमें हमारी रिंग थ्योरी की जो बुक थी वो हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने रिंग के बारे में इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी टॉपिक्स हमने किए थे और उसके ऊपर हमने बहुत से थ्योरम्स भी की थी। अभी तक का जो हमारा काम चल रहा था वो थ्योरम्स पे चल रहा था। हमने मोस्टली थ्योरम्स की थी, टॉपिक्स पे उनके डेफिनेशंस की थी। आज हम कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं कि जो हमने थ्योरम्स की थी या जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उनका एग्जांपल्स में कैसे यूज़ होगा। तो आज हम एग्जांपल्स पे कुछ बात करेंगे। एग्जांपल्स स्टार्ट करने से पहले आपको डेफिनेशन सारी रिमाइंड होनी चाहिए, तो आप पहले हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखना ताकि आपको ईजिली सब समझ में आए। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, प्रूव दैट द सेट आर। ये आपका कोई सेट है, कितने एलिमेंट है इसमें? 5 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, इज ए कम्यूटेटिव रिंग। हमें सिद्ध करना है कि ये एक कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है? क्रम विनिमय वलय। और ये डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्रम विनिमय वलय कौन सी होती है। कम्यूटेटिव रिंग फॉर एडिशन मॉड्यूल, मतलब हमारी जो कंपोजिशन है, पहली कंपोजिशन तो है ये एडिशन मॉड्यूल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल, इन दोनों कंपोजिशंस के लिए, ये हमारी दोनों क्या है? कंपोजिशंस। इन दोनों कंपोजिशंस के लिए ये एक क्या बननी चाहिए? कम्यूटेटिव रिंग बननी चाहिए। मतलब आर को आपने क्रम विनिमय वलय प्रूव करना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और है, इज इट एन इंटीग्रल डोमेन? क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है? तो हमने पूर्णांकीय प्रांत पढ़ा है, हमारी डेफिनेशन क्या होती है पूर्णांकीय प्रांत की? उसमें विदाउट जीरो डिवाइजर जो कंडीशन होती है वो फॉलो होती है। साथ ही साथ वो एक रिंग कैसे होनी चाहिए? कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। और उसमें क्रॉस के लिए जो सेकंड कंपोजिशन हमारी होती है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक भी विद्यमान होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो अब इस एग्जाम्पल में हमें फाइनाइट नंबर में एलिमेंट्स दे रखे हैं, 5 एलिमेंट है। इनके लिए हमें क्या करना है? चेक करना है क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है। अब कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, पहले तो आपको सबको ये पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव रिंग में एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है जो रिंग के अलावा, जो रिंग के पास नहीं होती। मतलब उसके पास क्या होती है कि वो क्रॉस के लिए मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी रखता है। ये प्रॉपर्टी जो होती है ये कम्यूटेटिव रिंग एक्स्ट्रा रखती है, बाकी सारी प्रॉपर्टी रिंग वाली ही होंगी। अब रिंग वाली सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं। प्लस के लिए वो क्या होना चाहिए? एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। क्रॉस के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वो फॉलो करना चाहिए। तो जैसे हम लोग ग्रुप थ्योरी में करते थे, कंपोजिशन टेबल बनवाते थे, सेम कंडीशन यहाँ पे हम इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कंपोजिशन टेबल में पहले हम फर्स्ट कंपोजिशन के लिए टेबल बनाते हैं। ये टेबल हम फर्स्ट कंपोजिशन, अब इस टेबल से ही हमें सब पता चल जाएगा भी क्या ये कम्यूटेटिव रिंग बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके एलिमेंट्स रख दीजिए 0 1 2 3 और ये 4। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये टेबल बनानी आती होगी और मैंने पहले भी बनवाई है आपको ये टेबल एक एग्जांपल में। तो ये टेबल बनाने के बाद टेबल से ही आपको पता चलना चाहिए कि क्या ये कम्यूटेटिव फॉलो करता है, क्या इसके पास आइडेंटिटी है, क्या ये हर एलिमेंट का इन्वर्स रखता है। इन सब चीज़ों से ही आपको पता चलेगा कि क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है या नहीं। तो टेबल आप लोग इजीली बना सकते हैं। 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। और ये प्लस मॉड्यूल है 5। तो 5 के लिए क्या कंडीशन आएगी? जब तक आपका आंसर 5 से छोटा आ रहा है तब तक तो वही चलेगा। जैसे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4। ये जैसे अब ये 0 में 4 जुड़ा है तो 5 से छोटा आ रहा था तो सारे आंसर वैसे के वैसे ही आ गए। लेकिन जैसे ही ये 5 के बराबर या 5 से बड़ा आ जाएगा उस केस में आप क्या करते हैं? उसमें से 5 को माइनस कर देते हैं। ये जो मॉड्यूल होता है उसी को ही क्या कर देते हैं? माइनस। तो करते हैं आगे स्टार्ट। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इस 1 का कर रहे हैं अब इन सब के साथ। अब ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो ये 4 आ गया, क्यों? क्योंकि ये 5 से छोटे थे। अब आगे की बात करते हैं। 1
प्लस 4 5, यानी 5 के इक्वल, मैंने कहा था 5 के बराबर या 5 से बड़ा आते ही इस मॉड्यूल को आपको क्या करना होता है, माइनस। तो 5 में से 5 गया 0। देखो ये जो कंपोजिशन टेबल के जो मतलब एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट से बाहर नहीं होंगे, यही एलिमेंट आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक नया एलिमेंट आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये जो होते हैं क्लोजर या समवर्त वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, ये वही एलिमेंट अपने पास रखेंगे जो यहाँ पे टेबल में इसके पास है। टेबल में कोई भी एलिमेंट नया नहीं आएगा। अब इसके लिए करते हैं 2 3 4 और अब फिर क्या आ जाएगा 0। 2 + 3 5, ये रहा 2 और ये रहा 3, 5 - 5 0 और 2 + 4 6, 6 भी 5 से बड़ा है तो 6 - 5 1, यानी एलिमेंट्स देखिए वही आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे तो 3 4, अब यहाँ पे फिर 5 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर 6 होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2, वापस स्टार्ट हो गया ये काम। अब फिर 4 और ये 0 और ये 1 और ये 2 और ये 3। तो ये टेबल बनानी आप सब लोगों को आती है, फर्स्ट ईयर में भी आप ये सब कुछ कर चुके हैं। सेम टेबल हम क्रॉस के लिए भी बनाते हैं। आपको बस एक बार एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है तो आपको ये पूरा बता रही हूँ, बाकी आपको आता होगा। टेबल से आपको सब कुछ कैसे फाइंड करना है आज वो बताऊंगी मैं आपको। टेबल से ही हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि क्या ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं। ये टेबल हमारी, अब क्रॉस के लिए स्टार्ट करेंगे। 0 का करेंगे तो सबके साथ 0 ही आएगा, ठीक है। इधर 1 का करेंगे तो 0, यहाँ पे ये वाली पूरी कॉलम भी 0 आएगा क्योंकि 0 पड़ा है ना ऊपर, 0 एलिमेंट आते ही 0 ही आ रहा है सब जगह। अब ये 1 का करेंगे तो 1, 1 का 2 से करेंगे 2, 1 का 3 से 3, 1 का 4 से 4। 2 का करेंगे तो 2, 2 2 जा 4। अब ये 4 तक का काम तो देखो 5 से छोटा तो 4 ही रहेगा। अब आगे 2 3 जा 6, अब 6 आ रहा है तो 6 में 5 का आप क्या देंगे, डिवाइड। ये चीजें मैं आपको पहले भी क्लासेस में 2 से 3 बार बता चुकी हूँ कि आपने अब इसमें डिवाइड देना और जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। तो 5 में जब आप 6 का भाग देंगे तो बचेगा क्या, 1, तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। नेक्स्ट आएगा 8, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8, 8 में 5 का डिवाइड देंगे तो 3। देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 0 आया, 2 आया, 4, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 एक बार आ गया तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। टेबल में हमेशा एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। 3 और ये 6 आएगा, 6 में फिर दिया 1 आ गया, फिर 9 आएगा, 9 में 5 का डिवाइड दिया 4, रिमाइंडर 4 बचेगा। ये देखिए 3 और 3 9, 9 में 5 का भाग दिया तो 4, फिर 3 और 4 12, 12 में 5 का भाग दिया तो रिमाइंडर 2। ये देखिए एलिमेंट्स फिर वही आ गए। फिर आ जाएगा 4 और ये 3, ये 2 और 16 आएगा, 4 और 4 का 16 आएगा, 16 में से किया तो आपने 5 का डिवाइड 1। तो ये हमारी टेबल बन चुकी है। टेबल बनानी कोई टफ नहीं है, टेबल हमने इजीली बना ली। अब इस टेबल के लिए आपने टेबल को देखते हुए आपने बताना है कि क्या ये एक कम्यूटेटिव रिंग है। तो कम्यूटेटिव रिंग बनाने से पहले हमें ये देखना है कि इसके लिए प्रॉपर्टीज कौन कौन सी चाहिए। प्लस के लिए तो आपको क्या चाहिए, एबिलियन ग्रुप, मतलब प्लस मॉड्यूल वाली ये जो कंपोजिशन है इसके लिए ये 4 प्रॉपर्टीज अपने पास रखेगा। कौन कौन सी, एक तो ये क्या रखेगा, एसोसिएटिव, संख्याओं का ये जो गुना होता है हमेशा एसोसिएटिव सहचारी होता है, यहाँ प्रूव करवाने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो देखते ही पता चल रहा है कि सहचारी होगा। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि क्या उसके पास आइडेंटिटी है, अब हम उसकी चेकिंग करेंगे। फिर देखेंगे क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स वो रखता है, और थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे क्या ये कम्यूटेटिव है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने मेनली चेक करनी है इस टेबल को देखते हुए। अब आइडेंटिटी एक्चुअल में होती क्या है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव वो होता है कि जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोजिट करवा रहे हैं, जब उसके कंपोजिशन लगा रहे हैं तो वो वापस वही एलिमेंट देगा। तो टेबल को देखते हुए हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। जहां पे आपने ये आपके एलिमेंट है, जैसे इन एलिमेंट को आप इनके साथ ही अप्लाई करवा रहे थे, तो ऐसी कौन सी रो है जहां पे वापस यही एलिमेंट वापस सारे के सारे मिल गए। टेबल से देखने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको कि आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी। वैसे तो देखो प्लस के लिए पता ही है 0 ही आएगी, लेकिन हमें देखना भी आना चाहिए। तो ये आपकी 0 1 2 3 4 वाली रो जो है वापस वैसे की वैसे कहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ रिपीट हो रही है। ये रही 0 1 2 3 4, मतलब 0 को आपने 0 से अप्लाई करवाया 0, फिर 0 को 1 से करवाया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, जो कि इसके पास है।
एसोसिएटिव मैंने आपको पहले ही बोल दिया, संख्याओं का गुणन और योग ये क्या होता है, सहचारी होता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमें आइडेंटिटी मिल गई। सेकंड कंडीशन आप क्या देखेंगे, क्या इसके पास हर एलिमेंट का इनवर्स है। अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स वो होता है जब आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपोजिट करवा रहे हैं तो इक्वल में अगर आइडेंटिटी मिल रही है तो वो उसका क्या होती है, इनवर्स होती है। तो इस केस में देखिए, अब आपको आइडेंटिटी पता चल गई 0, तो आपसे अगर कोई पूछे 1 का इनवर्स बताओ तो वो क्या होगा, आप इसके सामने जाके देखो जहां आइडेंटिटी मिलेगी, यहाँ आइडेंटिटी मिल रही है, इट मीन्स 1 का इनवर्स आ जाएगा 4, 1 का इनवर्स 4, 1 का इनवर्स हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब 2 के लिए देखिए कहाँ आइडेंटिटी मिल रही है, यहाँ मिल रही है, मतलब 2 को आपने किसके साथ कंपोजिट करवाया कि आपको इक्वल में आइडेंटिटी मिल गई, तो वही तो इनवर्स होता है। इनवर्स के लिए हम यही पढ़ते हैं कि a प्लस यहाँ पे उसका इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे क्या आई है, 0। तो हमने 2 के लिए देखा यहाँ पे 0 मिल रहा है, इट मीन्स इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 3। तो 2 की आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स की बात करें तो 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 3। 3 के लिए देखिए यहाँ मिल रही है आइडेंटिटी, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 2। 3 का इनवर्स 2। 4 के लिए 4 का इनवर्स 1। तो सबका इनवर्स हमें मिल गया। 0 के लिए तो खुद का तो 0 ही, इसका तो कोई इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट के लिए देखेंगे आप तो ये आपको इनवर्स मिल गया, हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसके पास पड़ा है। 0 का वैसे 0 ही होगा इसका इनवर्स, तो सारों का इनवर्स मिल गए। अब आपने मेन चेक क्या करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है। प्लस के लिए तो देखना ही है, क्रॉस के लिए भी कम्यूटेटिव देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या किया आपसे कि क्या ये सेट एक कम्यूटेटिव रिंग है, मतलब प्रूव करना है। प्रूव करना है तो ये होगा, और ये होगा कैसे, ये आपने क्रॉस के लिए भी देखना पड़ेगा कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है या नहीं रखता। तो क्रॉस के लिए बाद में देखते हैं, पहले हम प्लस के लिए देखते हैं। अब इस केस में आपने देखना है कि क्या ये क्रम विनिमय है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ये जो टेबल बनती है इसका जो मुख्य विकीर्ण का अवयव होता है, ये मुख्य विकीर्ण आपका इसका, ये आप ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। मुख्य विकीर्ण के इधर उधर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, सम्मित होंगे। मुख्य विकीर्ण के प्रति जो एलिमेंट होंगे वो सारे सम्मित होंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये रिंग, मतलब ये जो सेट है ये इस कंपोजिशन के लिए क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ 4, यहाँ भी 4, मतलब मुख्य विकीर्ण के प्रति सम्मित है ये टेबल। जैसे ये आपका विकीर्ण था मुख्य विकीर्ण, इसके दोनों साइड जो एलिमेंट है वो कैसे आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं। मतलब ये जो है प्लस मॉड्यूल के लिए, +5 मॉड्यूल के लिए ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। प्लस के लिए तो चलो होना ही था, क्यों, क्योंकि अभी हम इसकी रिंग की प्रॉपर्टीज की ही बात कर रहे थे कि ये +5 के लिए जो है, +5 के लिए जो है ये कम्यूटेटिव ग्रुप बन रहा है। इट मीन्स कम्यूटेटिव ग्रुप बन रहा है, इट मीन्स प्लस के लिए ये एक अबिलियन ग्रुप है। अब क्रॉस के लिए आपने क्या देखना होता है, वैसे रिंग तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी रखती है क्रॉस के लिए, क्या वो रखती है कि सिर्फ वो सहचार्यता वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। सहचार्यता ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संख्याओं का गुणन जो होता है वो सहचारी होता है, तो प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं कि ये मॉड्यूल 5 के लिए सहचारी होगा। लेकिन अब इसने ये पूछा है कम्यूटेटिव रिंग, यानी क्रॉस के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या ये क्रम विनिमय है। क्रॉस के लिए क्रम विनिमय देखना है आपने। क्रॉस के लिए जब आपने क्रम विनिमय देखना है तो सेम कंडीशन, वही मुख्य विकीर्ण देखिए आप, इसका ये रहा मुख्य विकीर्ण के प्रति जो आपके एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, सम्मित होने चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब ये मुख्य विकीर्ण के प्रति क्या है, सम्मित है। यानी ये गुना के लिए क्रम विनिमय भी है और सहचारी ये है ही। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट कि ये जो है एक कम्यूटेटिव रिंग है। पहली बात हमने प्रूफ कर दी। अब ये जो मैंने चीजें आपको सारी बताई हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी होंगी। जैसे आप 1 नंबर डाल के लिखेंगे इसमें कि 1 नंबर डाल के लिखेंगे कि ये क्या है, आइडेंटिटी रखती है प्लस के लिए। प्लस के लिए इसके पास प्लस मॉड्यूल के लिए आइडेंटिटी है। और फिर आप लिखेंगे इसके पास हर एलिमेंट का इन्वर्स भी है, 1 का 2 जो भी आपके इन्वर्स आए थे। फिर आप लिखेंगे ये कम्यूटेटिव भी है। फिर क्रॉस के लिए भी आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज एक बार लिख के सारी बताएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे सारी।
अब ये तो थी टेबल को देखते हुए कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी पता चल गई आपको कि आप बता सकते हैं, सिर्फ टेबल से ही सब कुछ बता सकते हैं। टेबल बनते ही आप इसके इन्वर्स बता सकते हैं, आप इसके हर एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं। अब बात करते हैं, वो पूछ रहे नेक्स्ट बात, इज इट एन इंटीग्रल डोमेन, क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है। तो पूर्णांकीय प्रांत के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती थी, एक तो कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, सेकंड उसके पास क्रॉस के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो क्रॉस के लिए आइडेंटिटी देखो पहले आप है या नहीं है। ये वाली रो सेम टू सेम देखो कहाँ आ रही है, ये वाली ही रो सेम टू सेम कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ये रही, ये आ गई। इट मीन्स इसकी आइडेंटिटी यहाँ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और क्रॉस के लिए वैसे भी आपको पता है 1 ही होती है कि 1 को जब आपने इसके साथ मल्टीपल ये मॉड्यूल लगाया, वापस वही एलिमेंट मिल गए, इट मीन्स 1 हमारी क्या है, आइडेंटिटी। मतलब इसके पास आइडेंटिटी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रखता है। रहेगी एक बात, कौन सी, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन जिसको आती है उसको ध्यान आ गया होगा कि विदाउट जीरो डिवाइजर देखना है भी क्या ये शून्य के भाजक रहित वलय है। अब शून्य के भाजक रहित वलय कौन सी होती थी, जब आपने कोई दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करवाया तो या तो A0 या B0, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर, शून्य के भाजको रहित वलय है। अब शून्य के भाजको रहित वलय अगर ये आ जाती है तो ये पूर्णांकीय प्रांत बन जाएगा, और ये पूर्णांकीय प्रांत बन जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती तो ये पूर्णांकीय प्रांत नहीं होगा। तो यह देखते हैं क्या ये पूर्णांकीय प्रांत है। आप लोग खुद देखिए इस टेबल को, आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है कि इधर से भी और इधर से भी कोई भी एलिमेंट जो है नॉन जीरो हो और आपका आंसर जीरो आ जाए। मतलब कहने की बात कि हमें ये कंडीशन देखनी है, अभी ए और बी में से कोई एक जीरो होगा तभी अगर आंसर जीरो आ रहा है तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। अगर आपको टेबल को देखते हुए मान के चलो आपको कोई ऐसी कंडीशन मिल रही है भी ना तो 2 जीरो के बराबर है ना ही 3 के जीरो के बराबर है, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, जीरो, तब ये क्या हो जाएंगे, विद जीरो डिवाइजर, मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। तो अब आप इस टेबल को देख के खुद बताना कि क्या ये जीरो डिवाइजर होंगे या नहीं। तो आप खुद देखिए यहाँ पे ये जीरो है, जब इस जीरो का आपने इस एलिमेंट के साथ इनके साथ करवाया तो 0 0 0 मिल रहा है, उसके अलावा जीरो आपको यहाँ मिल रहा है इस पूरी की पूरी कॉलम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो पड़ा था, इसके साथ जीरो करवाया, इसके साथ करवाया, मतलब यहाँ जीरो था तभी 0 0 0 आया है। इसके अलावा आपको कहीं जीरो दिख रहा है या इधर मिल रहा है जीरो, क्यों, क्योंकि इधर जीरो था, इधर भी जीरो से करवाया, इधर भी जीरो से और इधर भी जीरो से। मतलब ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही कि दोनों एलिमेंट में से दोनों ही क्या हो, नॉन जीरो और आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब विद जीरो डिवाइजर वाली कंडीशन आती है। लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो कैसी आई है भी, या तो A जीरो हो या B जीरो हो। अगर ये कंडीशन आएगी तभी ये हमारी क्या बनेगी, इंटीग्रल डोमेन। तो ये कंडीशन बन रही है, मतलब एक एलिमेंट जीरो है तभी आंसर क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, मतलब ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, शून्य के भाजको रहित है, शून्य के भाजको रहित, शून्य के भाजको रहित है, मतलब ये क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। अब एक हमारी जो रिंग की तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, गुना का प्लस पर जो बंटन हम जो करते हैं वो कंडीशन तो फॉलो होगी कि संख्याएं जो है बंटनता के नियम का पालन करती हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी हम रिंग के लिए पढ़ते थे वो भी फॉलो होगी, तो वो फॉलो हो जाएंगी, सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं। तो ये क्या बन रहा है, इंटीग्रल डोमेन भी बन रहा है और एक ये कम्यूटेटिव रिंग भी बन रहा है। और ये हमने सारा काम किया किसकी हेल्प से है, इन दोनों टेबल्स की हेल्प से हमने सब कुछ बता दिया कि इनके पास आइडेंटिटी भी है, इनके पास इन्वर्स भी है। और कम्यूटेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि ये मुख्य विकिरण के प्रति क्या होने चाहिए, सम्मित होने चाहिए, मतलब सेम सिमेट्रिक एलिमेंट आपके पास होंगे तो ये क्या होगी, एक कम्यूटेटिव रिंग बनेगी। और ये दोनों के लिए ही फॉलो कर रहा है तो ये कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि क्रॉस के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। तो टेबल बनानी आप लोगों को आ गई होगी, जिसको नहीं आती थी उसने सीख लिया आज, और बाकी जो कंडीशंस थी वो हमने सारी फॉलो करवा दी, रिंग वाली भी और विदाउट जीरो डिवाइजर वाली भी। तो ये तो था एक एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं।
अभी जो एग्जाम्पल किया था इसमें हमें फिक्स एलिमेंट दिए हुए थे, फाइनाइट एलिमेंट 4 या 5 एलिमेंट देके क्वेश्चन को प्रूव करना था, तो हमने इसकी कंपोजिशन टेबल बनाई। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या मिला है, सेट की फॉर्म दी है कि कैसे एलिमेंट है उसके पास। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, अब वो कैसी फॉर्म में है, रियल नंबर का हमने सेट लेना है, ऑफ द फॉर्म m प्लस n रूट 2 वेयर mn बिलोंग्स टू z विद एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन एंड multiplication of numbers forms a ring। form a ring। अब एक क्वेश्चन और आगे, इज इट ए फील्ड, जैसे पीछे पूछा था क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, यहाँ पे ये पूछ रहा है इज इट ए फील्ड, क्या यह एक क्षेत्र है। तो आपने क्या करना है कि इसमें आपको एक सेट दिया है, क्या है, रियल नंबर का कोई सेट है। रियल नंबर आपको पता है वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है, उसका एक सेट है। इज द फॉर्म, फॉर्म मतलब कि उसके पास जो एलिमेंट है ना वो इस टाइप के हैं, m प्लस n रूट 2 टाइप के एलिमेंट हैं उस सेट के पास। ऐसे एलिमेंट हैं वेयर mn बिलोंग्स टू z, यानी m और n क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपको पता है पूर्णांक होते हैं। तो इसके लिए आपने ऑर्डिनरी एडिशन यानी प्लस के लिए और गुना के लिए ये देखना है क्या ये एक रिंग बनाता है, और अगर ये रिंग बनाता है तो उसके बाद एक कंडीशन और है, क्या ये फील्ड है। फील्ड मतलब क्षेत्र। तो पहले तो हमें इसको रिंग प्रूफ करना होगा। अब यहाँ पे आपके पास फिक्स एलिमेंट नहीं है कि जैसे 4 एलिमेंट दे दिए, आपने टेबल बना ली थी। यहाँ पे अब आपको एलिमेंट्स की फॉर्म पता है। अब आपका कोई सेट है, मान के चलिए इस सेट को आप नाम दे दीजिए जी है ये सेट। इसके पास कैसे एलिमेंट है, इस टाइप के एलिमेंट हैं। मतलब जी के पास अगर एक्स और वाई लें हम, तो एक्स की फॉर्म क्या होगी, एक्स अपने पास ऐसा एलिमेंट रखेगा, वाई अपने पास ऐसा एलिमेंट रखेगा। अब ये m1, n1, m2, n2 हैं क्या, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो इसको आपने क्या प्रूफ करना है, रिंग प्रूफ करना है। तो रिंग प्रूफ करवाने के लिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है कि इसको आपने एबिलियन ग्रुप प्लस के लिए बताना होता है। प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप और क्रॉस के लिए सेमी ग्रुप। ये दो प्रॉपर्टीज आपको, अब यहाँ पे आप एक एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करवा सकते ना, क्योंकि एलिमेंट्स नहीं पता आपको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको G को, ये जो आपका सेट है रियल नंबर का जो सेट है, इसका जो है एक सब ग्रुप प्रूव करवा देंगे। सब ग्रुप अगर ये बन जाएगा तो ये ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टी को ही अपने पास रखेगा। अब सब ग्रुप आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि सब ग्रुप क्या होता है कि अगर कोई सेट है S आपके पास, कोई भी मान लीजिए S, ये कब सब ग्रुप बन जाता है, जब प्लस के लिए बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि हमें इसको एबिलियन ग्रुप सिर्फ प्लस के लिए प्रूव करवाना है ना, प्लस के लिए एबिलियन ग्रुप प्रूव करवाना है। तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ते थे G अगर कोई आपका ग्रुप है, उसका कोई हमने सबसेट लिया S, G का कोई हमने सबसेट लिया S, तो ये क्या कब सब ग्रुप बन जाता था, जब इसके दो एलिमेंट्स लिए x और y, और अगर x माइनस वाई भी S के पास चला जाता था तब ये S हमारा सब ग्रुप बन जाता था। तो इसमें भी हम सेम कंडीशन लगाएंगे कि ये जो G हमारा सेट है, इसके लिए इसके दो एलिमेंट उठाएंगे x और y, और x माइनस वाई भी इसमें अगर आ जाएगा तो ये जो है रियल नंबर्स का जो सेट है उसका क्या बन जाएगा, एक सब ग्रुप बन जाएगा। और रियल नंबर का जो सेट होता है वो हमेशा एक कम्यूटेटिव ग्रुप होता ही होता है। तो ये भी एक हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाएगा। और कम्यूटेटिव ग्रुप बनते ही हमें इसकी एक प्रॉपर्टी और फॉलो करवानी होगी, क्रॉस के लिए सेमी ग्रुप चेक करना होगा, और फिर बंटनता के नियम का पालन। तो ये संख्याएं हमेशा संख्याएं ही हैं एक टाइप से,
m प्लस एन रूट टू, इसका मतलब ये हुआ कि m और n कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, +1 -1 +2 -2, तो है तो ये संख्याएं ना, तो संख्याएं जो होती हैं वो बंटनता के नियम का पालन करती हैं। तो तीसरी कंडीशन तो आपको प्रूफ करवाने की जरूरत ही नहीं है, बस ये 2 के लिए काम करेंगे हम और इसको प्रूफ करवाएंगे कि ये रिंग है। तो इसके लिए देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसके एलिमेंट लेंगे सेट के जी में से कोई 2 एलिमेंट उठाए x और y। अब x की फॉर्म मैंने ले ली m1 प्लस n1 रूट टू, y की ले ली m2 प्लस n2 रूट टू, ये ले लिए हमने 2 एलिमेंट। तो मैंने आपको पहले बताया था ग्रुप प्रूफ करवाने के लिए जो हमें पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, संवर्त या क्लोजर। पहली क्लास से हम ये बात करते आ रहे हैं क्लोजर, यानी अगर x और y अगर आपने g में से उठाए हैं तो x प्लस वाई भी g में होना चाहिए और x इंटू वाई भी g में होना चाहिए। तो पहले तो आप ये 2 कंडीशंस प्रूव करवा देना कि ये संवर्त है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे, ये आप इनका एडिशन इसमें, अब ये रूट 2 वाली टर्म्स को आप अलग कर लीजिए। अब आप देखिए m1 n1 m2 n2 एक्चुअल में क्या है, इंटीजर्स हैं और इंटीजर का योग भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है, मतलब ये भी क्या है, इंटीजर्स ही हैं। m1 प्लस m2 भी इंटीजर है, n1 प्लस n2 भी इंटीजर है, मतलब x प्लस वाई जो है वो g में चला जाएगा, x प्लस वाई जी में चला गया। सेम कंडीशन x इंटू वाई के लिए भी हम चेक कर लेंगे। अब x इंटू वाई के लिए क्या लेंगे आप, m1 प्लस n1 रूट टू इंटू m1 m2 प्लस n2 रूट टू, इनका गुना देखते हैं भी क्या x इंटू वाई भी g में है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, m1 इनका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, m1 m2 फिर m1 n2 रूट टू फिर m2 n1 रूट टू और लास्ट में इन दोनों का n1 n2 और ये रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा। अब आपकी इसकी जो फॉर्म है इन दोनों को अलग कर लीजिए, इन दोनों को अलग कर लीजिए तो आ जाएगा m1 m2 प्लस 2 n1 n2, इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए और रूट 2 कॉमन ले लीजिए। तो ये फॉर्म वही बन गई x इंटू वाई की भी। अब देखिए m1 m2 n1 n2 सारे m1 m2 n1 n2 ये सारे के सारे इनका जो मल्टीप्लाई होगा ये भी क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे, मतलब ये वाली वैल्यू भी पूरी की पूरी एक पूर्णांक है और ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो यानी x इंटू वाई जो होगा वो भी क्या होगा, g में चला जाएगा, क्योंकि g अपने पास कैसे एलिमेंट रख रहा है, इस टाइप के एलिमेंट रख रहा है g अपने पास, जहाँ पे m1 n1 m2 n2 क्या है, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एलिमेंट की फॉर्म वही है, ये पूरा का पूरा आप m मान सकते हो, ये पूरा का पूरा आप n मान सकते हो, मतलब ये m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। तो मतलब x इंटू वाई भी कहाँ जाएगा, g के पास जाएगा। तो मतलब ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, संवर्त वाले गुण धर्म का पालन ये करता है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या ये एक सब ग्रुप बनेगा। अगर ये सब ग्रुप बन जाता है तो क्वेश्चन वही इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको फिर कोई प्रॉपर्टीज इसकी जो है प्रूव करवाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये सब ग्रुप भी जब बन जाएगा तो ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को, सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप वो होता है जो ग्रुप वाली ही कंपोजिशंस जो होती हैं उनके लिए सारी प्रॉपर्टीज अपने पास रखता है। तो सब ग्रुप बनने के बाद हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज सीधा बता सकते हैं कि इसके पास आइडेंटिटी भी है, ये कम्यूटेटिव भी है, तो आपको प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब x माइनस वाई के लिए भी सेम कंडीशन लगा दीजिए आप, m1 प्लस n1 रूट टू माइनस m2 प्लस n2 रूट टू। तो यहाँ से आप इनको अलग अलग कर लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे n1 माइनस n2 रूट टू। अब आप देखिए m1 और m2 क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इनका माइनस भी एक क्या होगा, इंटीजर ही होगा। सेम कंडीशन n1 माइनस n2 भी क्या होंगे, इंटीजर, यानी x माइनस वाई भी कहाँ चला जाएगा, g के पास चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है ये इंटीजर्स होने चाहिए और ये इंटीजर्स ही हैं।
तो ये भी जी में चला गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि x और y जब जी में थे तो x माइनस वाई भी कहाँ चले गए, जी में चले गए। तो अब मैं यहाँ ये कंडीशन लगाऊंगी कि x y जी में उठाए तो x माइनस वाई भी जी में चला गया। इट मीन्स ये g जो है, अब ये माइनस आया ना तो हमने सिर्फ प्लस के लिए ही काम किया है। तो g प्लस क्योंकि रिंग के लिए आपको दो कंपोजिशंस पे काम करना होता है, जबकि ग्रुप के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोजिशन होती थी। ग्रुप के लिए एक ही होती थी और हम अभी काम भी एक के लिए ही कर रहे थे। सब ग्रुप क्या कहता है कि अगर G प्लस का कोई सेट लिया S, अगर ये इसका सब ग्रुप है तो अगर इसके पास एक्स वाई है तो ये x माइनस वाई अपने पास रखेगा, अगर ये इसका सब ग्रुप है। तो हमने G प्लस को क्या प्रूव करवा दिया, सब ग्रुप ऑफ R प्लस। अभी R प्लस क्या था, R प्लस जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये रियल नंबर का ही एक सेट है। ये जो सेट लिया ना हमने G, कैसा है ये G अपने पास इस टाइप के एलिमेंट रख रहा है। G अपने पास ऐसे एलिमेंट रख रहा है और G को ही हमने सब ग्रुप प्रूव करवा दिया किसका, R प्लस का। तो जब R प्लस जो होता है ये तो क्या होता है, ऑलरेडी एक कम्यूटेटिव ग्रुप होता ही है। तो ये अगर एक कम्यूटेटिव ग्रुप है तो इसका सब ग्रुप भी एक क्या होगा, कम्यूटेटिव ग्रुप होगा, यानी ये क्या होगा, एक क्रम विनिमय समूह होगा G प्लस के लिए। क्वेश्चन में क्या था, रिंग प्रूव करवाना था इसको, तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि ये प्लस के लिए क्या बन चुका है, एबिलियन ग्रुप बन चुका है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि क्रॉस के लिए भी ये क्या होगा, क्रॉस के लिए आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करवानी होती थी, कौन सी, कि क्रॉस के लिए ये सहचारी है या नहीं। तो संख्याओं का गुणन जो होता है वो सहचारी होता है, संख्याओं का गुना सहचारी होता है हमेशा, या एसोसिएटिव बोलेंगे आप इसे। तो ये एक सेमी ग्रुप भी है क्रॉस के लिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एसोसिएटिव, मतलब इसने दूसरी प्रॉपर्टी भी रख ली। ये संख्याएं ही तो हैं, इसके पास जो एलिमेंट हैं ये वाले, ये एक संख्या ही तो है एक टाइप से, बस mn की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता है क्रॉस के लिए, यानी पहली प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी आप लिख सकते हैं कि संख्याओं का गुणन जो होता है वो बंटनता के नियम का पालन करता है। तीसरी प्रॉपर्टी बंटनता थी रिंग के लिए, तो आप तीसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ लिख दीजिए, संख्याओं का गुना बंटनता के नियम का पालन करता है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटनता का नियम भी हो गया यहाँ पे संतुष्ट। मतलब रिंग की जो तीन प्रॉपर्टीज थी तीनों की तीनों ही क्या होगी, पूरी होगी। मतलब ये क्या है, एक रिंग बन चुका है, ये एक रिंग बन चुका है, ये सेट जी ये वलय बन चुका है। अब क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था कि क्या ये एक फील्ड भी है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो, प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ये वास्तविक संख्याओं का ये एक सेट था, ये वाला जी जो हमने लिया था, ये इसने बोला है कि प्रूव करो कि ये रियल नंबर का एक सेट है इस फॉर्म में, ये गुना के लिए और योग के लिए एक रिंग बनाता है। प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया, इसके एलिमेंट्स उठाए इस फॉर्म में और हमने इसको क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करवाया कि ये ग्रुप की जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो करता है, और साथ ही साथ ये इसका सब ग्रुप है। वास्तविक संख्याओं का जो सेट था R उसका सब ग्रुप बन गया था ये G। सब ग्रुप बनने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। मतलब पहली ये कि ये प्लस के लिए क्या है, एबिलियन ग्रुप है, और दूसरी ये क्रॉस के लिए भी क्या है, एसोसिएटिव है ग्रुप, और थर्ड ये क्या है, संख्याओं का जो गुना होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मतलब रिंग की तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो होगी तो ये जो सेट बन चुका है आपका G, ये एक रिंग बन चुका है। अब आगे उसने साथ में एक क्वेश्चन और किया है, क्या ये एक फील्ड है। फील्ड के लिए आपको क्या चेक करना है, फील्ड, वैसे फील्ड के लिए क्या कंडीशन होती है कि वो क्रॉस के लिए भी कम्यूटेटिव होना चाहिए, सेकंड उसके पास क्रॉस के लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए, और थर्ड उसके पास इन्वर्स होना चाहिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। तो हम इन्वर्स पे ही बात करते हैं कि क्या ये इन्वर्स रखता है।
अब आप देखिए इसका एलिमेंट लीजिए जी का, किस फॉर्म में है, x इज इक्वल टू m1 प्लस n1√2। आपने ये देखना है कि अगर गुना के लिए, क्योंकि इन्वर्स की जो बात करते हैं हम गुना के लिए करते हैं, प्लस के लिए तो उसके पास होता ही है इन्वर्स, अगर इसके पास गुना के लिए इन्वर्स यही होता है, अगर ये इस सेट में पड़ा है जी में 1/x, तो ये फील्ड है, अदरवाइज ये फील्ड नहीं है। तो अब हम इसका फील्ड के लिए प्रोसीजर चेक करते हैं कि क्या 1/में m1 प्लस n1√2 जी में पड़ा है। अगर ये जी में आ गया तो ये फील्ड है, अगर ये नहीं आया तो ये फील्ड नहीं है। तो अब इसका क्या करेंगे, हम परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से। ये आप लोगों को पता ही है, नीचे से जब आपने ये वैल्यूज हटानी होती है तो ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो m1² माइनस 2n1², ये आ गया आपके पास। अब इनको सेपरेट कर दीजिए, m1 बटे में m1² माइनस 2n1² माइनस n1 बटे में m1² माइनस 2n1², इधर आ जाएगा √2। ये आ गया इसका इन्वर्स। ये जो मैंने एलिमेंट x लिया था इसका इन्वर्स मुझे ये मिला है। अब हमने देखना क्या है कि क्या ये जो एलिमेंट है ये जी में है। इसके लिए देखें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे होना क्या चाहिए थे, कंडीशन क्या थी जी के लिए कि ये जो एलिमेंट हैं ये m1 n1 जो थे एक्चुअल में थे क्या, इंटीजर, पूर्णांक होने चाहिए। अगर तो ये पूर्णांक हैं दोनों तो ये जी में जाएगा, अदरवाइज ये जी में नहीं जाएगा। तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक पूर्णांक ही हो, ये एक आपके पास रेशनल नंबर भी आ सकता है, परिमेय संख्या भी आ सकती है। तो ये वैल्यूज जो हैं वो इंटीजर होनी, पूर्णांक होनी जरूरी नहीं है। और अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ये सेट कभी भी जी, ये एलिमेंट जो है वो जी में नहीं जाएगा। मतलब इसका इन्वर्स जब हमने निकाला वो जी में नहीं आ रहा, वो जी में नहीं आ रहा तो मतलब जी फील्ड नहीं है, जी फील्ड नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन था। अब इसके लिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए m1 प्लस n1√2 यही थे जी के पास जो एलिमेंट थे वो ऐसे थे। तो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया जी का, आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि क्या ये इसमें है या नहीं। तो 3 प्लस √2 उठाया हमने जी में से। अब इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, यही होगा इसका इन्वर्स। अब ये देखना है कि क्या ये जी में आएगा, तो वही सेम कंडीशन, ऊपर नीचे आप क्या कर दीजिए, इसका परिमेयकरण कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मिलेगा 3 माइनस √2, a प्लस बी और a माइनस बी, 9 माइनस 4, सॉरी 2 आएगा। √2 की स्क्वायर करेंगे ना, √2 की स्क्वायर वापस 2 ही आएगी। तो 3 माइनस √2 बटे में 7, और इसको यहाँ से अलग अलग कर लो, 3 बटे में 7, 7 को दोनों के बटे में अलग अलग ले जा सकते हैं, और 1 बटे में 7 √2। अब बताओ मेरे को, क्या ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर्स नहीं है। ये इंटीजर नहीं है तो मतलब ये जो सेट का ये जो एलिमेंट था इसका इन्वर्स जो है वो जी के पास नहीं है, और अगर जी के पास नहीं है तो ये एक फील्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें हमने सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को प्रूव किया था। पहले हमने इसमें 2 एलिमेंट्स उठाए, और क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपको पता है ग्रुप के लिए चेक करनी पड़ती है कि क्या वो समर्थ है या नहीं। क्लोजर होने के बाद हमने इसको माइनस किया और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये उसका एक सब ग्रुप बन गया था। सब ग्रुप बनते ही सारी प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो। और फील्ड के लिए हमने क्या किया, सिर्फ एक चीज़ की ही चेकिंग की, क्या ये एलिमेंट का इन्वर्स रखता है। तो हमने जब इसका इन्वर्स निकाला तो ये इंटीजर हमें नहीं मिले। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यही दे रखा है ना कि एलिमेंट तो इसी टाइप के आएंगे, और हमारे पास इस टाइप का एलिमेंट तो देखो बन गया, ये रहा। इस पूरे एलिमेंट को आप कैपिटल M दे दो, इस पूरे कैपिटल N दे दो, तो फॉर्म तो वही बन गई। लेकिन ये देखना है कि क्या ये इंटीजर्स हैं, क्योंकि सेट में उसने बोला है कि ये mn है क्या, ये z में से उठा रहे हैं हम, लेकिन ये z में नहीं जा रहे, तो ये g में नहीं जाएगा इसका इन्वर्स। तो ये एक फील्ड नहीं है। और इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे हमने करके देख लिया, ये सच में ये इंटीजर्स नहीं बन रहे, तो मतलब ये एक फील्ड नहीं है। तो आज हमने एग्जांपल्स किए, अभी रिंग के कुछ और एग्जांपल्स पे बात करेंगे। थ्योरम्स हम ऑलमोस्ट इसकी कर चुके हैं सारी, तो 1 या 2 क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।